कर रहा हूँ। सारी क्लास में फिर आपको रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ती होगी यार, ऐसे तो। सर क्या? रोज प्रॉब्लम नहीं रहता, कभी कभी रहता है। अरे लास्ट क्लास में भी था। लास्ट क्लास में नहीं। अच्छा। अब देखो, थोड़ा हम कल की कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ है ना, उसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूजिंग थोड़े से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायग्राम वायग्राम के लेके, ठीक है। तो एक उस पे क्वेश्चन कर लेते, आपको फिर से सारी चीजें याद आ जाएगी। देखो, ये नोट हो गया ना सबका? कोई कर रहा हो तो बताओ, ठीक है। कैलकुलेट द हीट absorbed by a system, ठीक है, in the cyclic process साइक्लिक प्रोसेस में नीचे दे रहा हूँ, ठीक है। उसका उन्होंने बस ग्राफ दिया है, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम का, जिसमें उसने वॉल्यूम ऊपर लिया है, प्रेशर नीचे लिया, और जो ग्राफ है वो कुछ अलग ही है। ऐसे ये क्या दिख रहा है आपको बताओ? ये जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में, इधर है आपका 100 लोएस्ट और हाईएस्ट है 300, और जो प्रेशर है उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो लोएस्ट प्रेशर है आपका 1 × 10³ 10⁵ सॉरी, 2 × 10⁵। इसमें आपको हीट एब्जॉर्ब निकालना है, ट्राई करो। उससे पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। ये इलिप्स है, और इलिप्स का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इलिप्स होता है आपका π × a × b, ठीक है। जो भी आपका कोई इलिप्स होगा जिसमें सेमी मेजर एक्सिस होता है ए और सेमी माइनर एक्सिस होता है बी, ठीक है। ए इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस और बी इज कॉल्ड एज सेमी माइनर एक्सिस। तो टोटल जो माइनर एक्सिस का लेंथ है वो 2b होगा, और मेजर एक्सिस का लेंथ है वो 2a होगा। तो निकालो फिर, इजी है। साइक्लिक प्रोसेस का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज।
कितना आया? इतना टाइम लग रहा है क्या? आंसर इज 5। नहीं यार, 5 पाई। अच्छा, 5 into पाई कितना होता है? 5 into पाई नहीं है तन्मय। 10 into पाई। 10 into पाई आंसर है, मतलब 31.4 जूल्स। बताओ क्या आ रहा है? सही आ रहा है? आपका भी 5 पाई आ रहा है चैतन्य? चलो देखते हैं। अब मेरे को आप बताओ सबसे पहले, सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा? ये इथपर्यंत आलं बी नसता. हेलो हेलो, सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा बताओ आप। 0.5 into 10 to the power 5. ए आपका होगा प्रेशर के रिस्पेक्ट, राइट? अब ये टोटल वैल्यू कितना है आपका? अच्छा, मैंने वैल्यू गलत दिया है। ओके ओके, फिर से ही होगा 5 पाई। जो आपका ए का वैल्यू है वो होगा 0.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बी का वैल्यू कितना होगा इधर? टोटल 200 है, मतलब क्या होगा? वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी। इसको अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा? Multiplied by 10 to the power minus 6 और आ जाएगा. -6 मीटर क्यूब, राइट? तो आपको पता है एरिया क्या होगा इसका? ये वाला पाई इंटू ए बी। और यही आपका क्या होता है बताओ? एलिप्स। क्या होता है वो? Work done. और ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? 0.5 10⁵ इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁶। ये आपको आएगा 5 पाई। यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव क्यों आ रहा है? एक बार मेरे को इसका लॉजिक बताओ। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा डायरेक्ट, ये भी आप बता सकते हो कि भाई क्लॉकवाइज हमने देखा था हमेशा, जो भी साइकिल है उसमें क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। और एरिया अंडर द कर्व, इसमें हम लेंगे एनक्लोज द कर्व। एरिया जितना एनक्लोज किया है कर्व में वो आपका वर्क डन होगा। क्योंकि आप यहाँ से यहाँ पे आओगे इनिशियली, तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो उसके रिस्पेक्ट वर्क डन पॉजिटिव है। दिस विल बी योर वर्क डन विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। अब आपको पता है फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? इंटरनल एनर्जी हमारी स्टेट फंक्शन वाली क्वांटिटी है, राइट? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। ये होता है फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद हम लगाएंगे हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? हीट सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब आपका डेल्टा यू 0 है, डब्ल्यू पॉजिटिव है,
तो हीट एब्जॉर्ब भी क्या होगा, हीट सप्लाई भी पॉजिटिव होगा, 5 जूल्स। ठीक है, देख लो इसको। बहुत सारे प्रोसेस आएंगे, फिर वहां पे स्प्रिंग लग जाएगा, स्प्रिंग में गैस एक्सपांड करेगा, राइट। इधर से उधर हीट ट्रांसफर होता है, स्प्रिंग का एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी हो सकता है, वो फिर गैस पे वर्क कर रहा है। इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको इलिप्स का एरिया भी पता चल जाता है। जैसे हमने देखा था, वो जो फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इसमें हम डेल्टा क्यू कैसे निकालते बताओ, एन सीपी डेल्टा टी से, राइट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एन सीवी डेल्टा टी से। ये तो आपके पास फॉर्मूले होते हैं, किसके रिस्पेक्ट, डेल्टा क्यू के रिस्पेक्ट। सिमिलरली अगर आपको डेल्टा यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, F/2 NR डेल्टा टी। और वर्क डन कैसे निकालते हैं बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी पूछा है, चेंज इन टेम्परेचर अगर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, आर पता है, तो आप इस टाइप से करोगे तो अपने आप हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सर हाँ बोलो। आपने क्या बोला? कब? अब वही मैंने बोला कि अगर ये तो क्वेश्चन वाला पार्ट छोड़ दो, इसमें तो डायरेक्ट आपको फर्स्ट लॉ से हो गया वर्क डन इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ना डेल्टा टी दिया रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर आपको T1 दिया है, T2 दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, सीपी सीवी का वैल्यू आप निकाल सकते हो, मोनो एटॉमिक डायटोमिक एक ही ने उसके रिस्पेक्ट। और जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है, वो देख के सबसे पहले आप निकालोगे चेंज इन हीट, इसको आप बोलते हो एज अ हीट सप्लाई, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैं आपको बस बता रहा हूँ, याद कर रखना है आपको। उसके बाद आपको निकालना होता है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, F/2 NR डेल्टा टी हमेशा, जिसमें F क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये आपको अगर नंबर ऑफ गैस, सॉरी जो गैस है उसके रिस्पेक्ट, वहाँ पे मोनो एटॉमिक दिया है, डायटोमिक दिया है, उसके रिस्पेक्ट आप फ्रीडम निकाल सकते हो। और जो वर्क डन है उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, PdV का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैं करा नहीं रहा हूँ, कि जहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है डायरेक्ट, चलेगा ना। प्रोसेस है, प्रोसेस में डेल्टा टी है, T1 T2, तो आप कर लोगे। जब ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं वही थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो और एक ग्राफ का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम प्रोसेस देखेंगे एक एक, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चन में आपको वैसे तो आइडिया आ जाएगा कैसे करते हैं, इससे डिफिकल्ट तो नहीं आता एग्जाम में, करें। ग्राफ से सही से देख लो, कोई भी ग्राफ हो सकता है आपके पास। ये जो पॉइंट है आपका ए है, A टू B आपका एक है स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। A टू B जा रहा है पहले गैस,
फिर B to C आ रहा है, फिर C to A। एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस दिख रहा है इधर मेरे को। कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक बट एंटी क्लॉकवाइज। और ये ग्राफ जो है वो टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम का ग्राफ है। देख रहे हो? और क्वेश्चन देखो क्या है, कंसिडर दिस साइक्लिक प्रोसेस A B C A, right? An ideal gas is undergoes this process। पहले A में, फिर B पे, फिर C पे जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है अ टोटल ऑफ 1200 जूल हीट, टोटल 1200 joule of heat is rejected by the gas in complete cycle, is rejected by the gas in complete cycle। पूरे साइकिल में आपने कितना हीट रिजेक्ट किया? 1200 जूल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग प्रोसेस BC। जब आप B to C जाओगे तब कितना वर्क डन हो रहा है? देखो, प्रोसेस डन बाय द गैस थ्रू आउट द साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा बताओ? पहले तो वर्क डन बाय द गैस ABC है पूरा साइक्लिक प्रोसेस में, करेक्ट, -1200, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या उधर? 0 फ्रॉम ABCA। पूरे साइकिल का अगर आप वर्क डन देखोगे तो क्या होगा? -1200 जूल, राइट, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है। हीट रिजेक्ट हो रहा है मतलब हीट एब्जॉर्ब क्या होगा आपका? निगेटिव। करो, इसको ट्राई करो। तो आपको बस BC जो प्रोसेस है, B to C जब जा रहे हो तब कितना वर्क डन हो रहा है बाय द गैस, वो कैलकुलेट करना। नेट वर्क डन आपको पता चल गया 1200 है साइक्लिक प्रोसेस। तो एक एक प्रोसेस के थ्रू जाओ, AB BC CA ऐसे। यहाँ पे आपको A का टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, ठीक है। B का टेम्परेचर दिया है 500 केल्विन, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस वो दिया है 2 मोल्स। होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन। आ गया, लाइन AB इज y इक्वल्स टू x। नहीं, वो नहीं बोला है, बट ऐसा बोला है कि वो जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है y इक्वल्स टू mx बोल सकते हो, करेक्ट।
इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। जो ए बी वाला लाइन है वो y इक्वल्स टू एम एक्स वाला लाइन है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये 1200 क्यों है पता चला ना आपको? डेल्टा यू जीरो होता है फॉर साइक्लिक प्रोसेस, एनी साइक्लिक प्रोसेस, और आपका डेल्टा क्यू जो है वो रिजेक्ट हो रहा है 1200 जूल्स, तो हीट सप्लाइड क्या होगा? -1200। तो यहाँ पे हमने यूज किया डेल्टा क्यू फॉर साइक्लिक प्रोसेस टोटल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ से मेरे को डब्ल्यू आता है -1200, लेकिन वो वर्क डन फॉर पूरा साइकिल ए बी सी ए, पूरे साइकिल का वर्क डन है, और आपको बस बी टू सी में वर्क डन पूछा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो वर्क डन है ना वो क्या है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, वो आपका 1200 है। फिर आपको सारे प्रोसेस के थ्रू वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो आपको अपने आप बीसी का आ जाएगा। देखो टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम का ग्राफ है उधर। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। कितना आया? देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ए टू बी वाला प्रोसेस देखो, ए टू बी देखो आ गया 4524, सही है। 4524 जो सही है, माइनस श्रेया का सही है। देखो ए टू बी सबसे पहले जाएंगे हम। ए टू बी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम का ग्राफ है आपका, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में वाई एक्सिस में कौन है बताओ? यहाँ का टेम्परेचर उसने दिया है 300, यहाँ का टेम्परेचर दिया है 500। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स एम इंटू वी, ये टेम्परेचर है वॉल्यूम है, राइट? हाँ 4525.6 सही है, ये भी सही है। चैतन्य सॉरी, अच्छा चेतन, करेक्ट। तो जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हाँ प्रथमेश सही है, लेकिन माइनस होगा प्रथमेश। टेम्परेचर बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, नहीं आपने माइनस नहीं लिखा था। इसका क्या मतलब है बताओ? इसको आप ऐसे बोल सकते हो, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो ए टू बी प्रोसेस है, ए टू बी की बात हो रही है यहाँ पे,
y इज इक्वल टू एम एक्स है, y एक्सिस में कौन है टेम्परेचर, x एक्सिस में कौन है वॉल्यूम। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसका मतलब होता है आपका प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है कि नहीं, ये बताओ। और जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होता है बताओ। आपको तो पता है वर्क डन इज पीडीवी, एंड व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट पी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, जिसको आप लिख सकते हो पी इंटू वी टू माइनस वी वन, विच इज पी इंटू वी टू माइनस पी इंटू वी वन। और पीवी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है एनआरटी। तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते हो पी वी टू को एन आर टी टू माइनस पी वी वन को एन आर टी वन। ये ए बी के रिस्पेक्ट हम दे रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, राइट। फिर क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आपको आएगा एन आर टी टू माइनस टी वन। और मैं यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया देखो 300 टू 500, मतलब T2 आपका 500 केल्विन है और T1 300 केल्विन है। और नंबर ऑफ मोल्स मैंने 2 दिया है। R का वैल्यू क्या लेंगे बताओ, इधर जूल्स में निकालना है आंसर, दो जल्दी जल्दी जल्दी। जूल्स, 8.314 हाँ 8.314 इंटू T2 माइनस T1 आपको हो जाएगा 200, करेक्ट। तो आपको फाइनल आंसर कितना आएगा इधर, कैलकुलेट किया क्या आपने, बताओ मेरे को भी। 3325.6 3325.6 25.6 जूल। तो इतना आपको आया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, बी टू सी तो आपको कैलकुलेट करना है, फिर आप ग्राफ में आ जाओ, बी टू सी कैलकुलेट करना है। और सी टू ए में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, फ्रॉम प्रोसेस सी टू ए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपका वर्क डन कितना होगा, 0 जीरो। जीरो जीरो होना भी चाहिए वहां पे, देखो ना P इंटू डीवी का इंटीग्रेशन है, और डीवी आपका अगर जीरो होगा तो वर्क डन क्या होगा, फ्रॉम प्रोसेस सी टू ए इज जीरो, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो जब भी आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है किसी प्रोसेस में तो वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव। फिर ये वाला यूज कर लेंगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, ये आपको है माइनस 1200, ठीक है जूल्स। तो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आपका कितना आया 3325.6 प्लस वर्क डन बी टू सी, इसका है 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1200। मैंने कुछ गलत किया क्या यहाँ पे, ए टू बी में देखो, अच्छा हम ना 300 टू 500 जा रहे हैं, देख रहे हो आप, आपका जो प्रोसेस है वो T2 कितना है इधर, ए टू बी जा रहे हैं तो 300 टू 500, तो सही तो किया हमने, इधर प्लस होगा ना उसका वर्क डन। सबका गलत आया क्या, सबका गलत आ गया, मेरे को लगा सही होगा। तो वर्क डन सर फ्रॉम आंसर क्या है फाइनल? बी टू सी माइनस 1500 कुछ होगा ना, नहीं 4525.6 अच्छा माइनस में। सॉरी 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 45 4525.6। ठीक है, तो कोई भी डायग्राम अगर आपको आ जाए, कोई भी प्रोसेस आ जाए, साइक्लिक प्रोसेस, उसमें आपको एक चीज तो पता है कि डेल्टा यू तो जीरो है, उसका तो कोई लोड ही नहीं है, कोई नहीं साइक्लिक प्रोसेस। एंटी क्लॉकवाइज है, ये प्रोसेस क्या था देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज था तो वर्क डन निगेटिव आना चाहिए, तो आया वर्क डन निगेटिव, माइनस 1200 था टोटल वर्क डन साइकिल का, ठीक है।
अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो साइकिल का वर्क डन निगेटिव चाहिए। ए टू बी तो आपको वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। देखो जो 3000 वाला जो वर्क डन है वो तो पॉजिटिव था क्योंकि T2 इज ग्रेटर देन T1 था, राइट। लेकिन जो पूरे साइकिल का वर्क डन है वो आपको निगेटिव आ रहा है। इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थर्मो में यार कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता ही नहीं है, सब इजी लगता है, राइट। क्या हुआ बताओ? कैन वी कन्वर्ट टीवी ग्राफ टू पीवी ग्राफ? कर सकते हैं। टीवी टू पीवी कैसे करेंगे? देखो ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले ए टू बी में क्या हो रहा है, देखो ए टू बी आपका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? पी और वी में बनाएंगे हम पहले, प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे होगा ए टू बी, करेक्ट। आपको पता है स्ट्रेट लाइन पास। लेकिन बी टू सी वाला ग्राफ आप नहीं निकाल सकते। आपको बस पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, राइट। अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वही कर्व में होगा। लेकिन कर्व कैसा होगा वो पता नहीं। आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो इसी टाइप का आएगा फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। और सी टू ए में क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो पूरा यहाँ तक ले लो बी टू सी, और सी टू ए में वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेंगे। तो जब भी आप कोई ग्राफ को किसी और ग्राफ में कन्वर्ट कर दो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, करेक्ट। तो आपको एक एक प्रोसेस के थ्रू जाना है। जैसे ए टू बी में क्या कांस्टेंट था आपका, प्रेशर, तो मैंने प्रेशर को कांस्टेंट लिया। अब बी टू सी में कुछ कांस्टेंट नहीं था। देखो बी टू सी में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बी टू सी। तो मैंने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया और वॉल्यूम को डिक्रीज किया वहां पे, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, कोई कुछ नहीं पता मुझे। बी टू सी वाला आप ए टू बी बता सकते हैं कि कौन सा है, आइसोबारिक है। सी टू ए बता सकते हो आप कौन सा प्रोसेस सी टू है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक है। लेकिन आप बी टू सी नहीं बता सकते, वो तो कोई और ही प्रोसेस है, वहां पे मेंशन नहीं किया है, जिसका वैल्यू हमने फर्स्ट लॉ से निकाला है। देखो यूजिंग फर्स्ट लॉ, नेट वर्क डन मेरे को पता था तो मैंने बी टू सी का भी वर्क डन निकाल दिया। अगर वो प्रोसेस पता होता आपको तो फिर वर्क डन निकालने का फायदा ही क्या होता, बताओ, राइट। फिर फर्स्ट लॉ का यूज क्या होता, वैसे बोलता हूँ, अगर आपको प्रोसेस पता ही होता बी टू सी वाली। चैतन्य ग्राफ समझ में आया क्या? कोई भी ग्राफ कैसे कन्वर्ट करना है पी टू बी? देखो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाने के लिए आप कांस्टेंट देखोगे क्या होगा, ठीक है। चलो अभी हम पूरा प्रोसेस की कहानी देखते हैं। ये सबने नोट कर लिया क्वेश्चन, फाइनल आंसर क्या है? अरे यही है -4525.6। You have to calculate work done from process, work done in process B to C, na? Find the work done by the gas during process BC. Okay, 4525.6. और बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो? हिमांश आपका भी इंटरनेट आ जा रहा है क्या? क्या हो रहा है बताओ? सर इधर हमारे इधर लाइट नहीं है मतलब। अच्छा अच्छा,
तो तो आप वाईफाई का कनेक्शन ज्यादा आ रहा है ऐसा। लाइट नहीं तो वाईफाई नहीं होगा ना, आपके मोबाइल का यूज कर रहे हो गैजेट। हेलो हेलो हेलो, सिंपल सी बात है यार, लाइट नहीं होगी तो वाईफाई कैसे चलेगा? सर चलता है, दिन कैसे? में चलता है। बिना लाइट के? हाँ सर चलता है ना, इन्वर्टर पे। अरे यार, अरे सर वो मुंबई से लेके आते वो वाईफाई वाले उनका कनेक्शन। नहीं तो इन्वर्टर बोलो ना फिर आप। अच्छा वैसे। विदाउट लाइट तो वाईफाई ऐसे ये नहीं करता है ना, वर्क नहीं करता। हाँ चलो देखो, अभी हम देखेंगे एक एक प्रोसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पूरा कहानी देखेंगे प्रोसेस का। आपको लगता है कि आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस, लेकिन आपको नहीं पता। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है आपके मन में? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, करेक्ट होता है। तो मेरे पास तीन प्रोसेस है, ठीक है, मैं पीवी का ग्राफ बना रहा हूँ, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है ये आपका? हाँ है, मतलब इसको आप बोल सकते हो कि डेल्टा वी जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वी फाइनल मतलब वी टू माइनस वी वन शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ये अगर 2 पॉइंट है 1 पॉइंट है तो आप क्या ऐसा बोलोगे, फॉर एनी आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, बोल सकते हैं, राइट? तो और एक मैं प्रोसेस का ग्राफ निकालता हूँ, तो ये आइसोकोरिक है कि नहीं बताओ। वन और ये टू, ये आइसोकोरिक है क्या? अब यहाँ पे भी वी वन इक्वल्स टू वी टू है, नहीं, क्यों? श्रेया बताओ, क्यों नहीं है आइसोकोरिक? वहाँ पे थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल कांस्टेंट है। अच्छा, तो फिर हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? आप यहाँ पे अगर देखते हो तो आपका वर्क डन ना ये आता है, देखो ऐसे कुछ, तो एरिया अंडर द कर्व, पूरा का पूरा एरिया। तो हम ऐसा इसको कभी भी नहीं बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस है कि नहीं। अगर आपका V इनिशियल इज इक्वल्स टू V फाइनल होता है तो ये डेफिनेशन होगा कि आपका हमेशा नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में ये आइसोकोरिक नहीं है। तो आप बोलते हो हर स्टेप में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, हर स्टेप में। तो इसका डेफिनेशन होता है प्रॉपर, dv शुड बी इक्वल्स टू जीरो। एनी स्मॉल चेंज, एनी स्मॉल चेंज, हमेशा आपको वॉल्यूम का स्मॉल चेंज जीरो ही होना चाहिए हर प्रोसेस में। जैसे यहाँ से एक स्टेप बाय स्टेप भी अगर आप जाते हो तो वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इसको नोट कर लो। तो ये सही होगा, जो स्ट्रेट लाइन है ना, सॉरी, जो स्ट्रेट लाइन है वो सही इक्वेशन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर आपको पता है वर्क डन कितना होगा, बताओ इस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा? विल बी जीरो। जीरो।
तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस ऑलवेज जीरो होता है, ऑलवेज। ऐसे नहीं कि कब आएगा कब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ऑलवेज जीरो होगा। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हमारे फर्स्ट लॉ में कौन सी 3 क्वांटिटीज आती है बताओ? जो भी आप प्रोसेस देखते हो ना, तो वर्क डन निकालो, फिर हीट निकालो, राइट? हीट बताओ क्या होगा? हीट सप्लाइड इन आइसोकोरिक प्रोसेस मैंने ऊपर एक फॉर्मूला बताया था। NCV डेल्टा टी। क्या? अब आपको पता है कि हीट सप्लाइड जो है वो क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। डी टी लिख लो यहाँ पे, डी क्यू लिखा है, होता है कि नहीं होता? अब आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो कौन सा सी लेंगे हम बताओ? सीवी, करेक्ट। तो आपका क्यू क्या हो जाएगा? एन सीवी डेल्टा टी। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका हीट सप्लाइड जो है वो एन सीवी डेल्टा टी होगा। अगर आपको सीवी का वैल्यू नहीं पता तो गामा के फॉर्म्स में लिख लो, एन आर बाय गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। दिस विल बी अ हीट सप्लाइड आइसोकोरिक प्रोसेस ऑलवेज। ऑलवेज आपको सीवी लेना है, क्योंकि आपको पता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ये लेंगे हम, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, वर्क डन तो मैंने अभी आपको बताया। फिर क्या बचा है लास्ट वाला बताओ? जब मैं आइसोकोरिक प्रोसेस बोलता हूँ ना, तो आइसोकोरिक का पूरा कहानी लिख दूंगा। फर्स्ट लॉ में मेरे को पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो मैंने डब्ल्यू निकाल दिया, डेल्टा क्यू निकाला। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ क्या आएगा? जल्दी जल्दी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोकोरिक चल रहा है, बताओ। क्या होगा? डेल्टा यू NCV डेल्टा टी। करेक्ट, एनसीवी डेल्टा टी। क्योंकि आपको पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू तो आपका जीरो हो गया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो वैसे तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है F/2 nRT, राइट? लेकिन आप इसको लिख सकते हो एन सीवी डेल्टा टी भी। यहाँ से हमने सीवी का वैल्यू निकाला था, देखो। ठीक है, अगर गामा के फॉर्म्स में लिखना है तो क्या होगा? सेम, जितना आपको क्यू आया था उतना ही डेल्टा यू होगा, एन आर बाय गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हमेशा, तो नेगेटिव कब आएगा पॉजिटिव आएगा आपको पता चल जाएगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखता हूं मैं? P1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 बाय T2। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। और आइसोकोरिक प्रोसेस, तो देखो मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस का पूरा कहानी बता दिया कि उसका इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है, उसका वर्क डन कितना होता है, उसका हीट सप्लाइड कितना होता है, करेक्ट?
और कब होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, कब नहीं होता, जैसे इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो आइसोकोरिक है क्या ये? नहीं है। आपको हर पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो दिस विल बी योर कॉन्सेप्ट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो बताओ आइसोकोरिक में किसी को कोई डाउट है? इस प्रोसेस में आपको कुछ भी पूछ ले, वर्क डन पूछ ले, इंटरनल एनर्जी पूछ लेंगे, या फिर क्या क्या पूछ सकते हो, हीट सप्लाई पूछ लेंगे, या फिर एक प्रेशर दिया है, दूसरा प्रेशर दिया है, एक टेम्परेचर दिया है, दूसरा टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो इससे कर लेंगे, सब कहानी आ जाएगा। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में आते हैं हम, राइट। अभी तो बस आपको क्या देखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का बात आता है ना, सेकंड लॉ में आता है। हम फर्स्ट लॉ में एनर्जी को कहीं पे छोड़ ही नहीं रहे, सारी की सारी एनर्जी आपकी यूज हो रही है, सारी की सारी जो हीट है वो वर्क डन में चली जा रही है, राइट। तो अभी जो सारी चीजें हो रही है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस ही है, जहाँ पे आपका कहीं पे भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, कहीं पे हीट वेस्ट नहीं हो रहा है, बेसिकली वेस्ट बोलते हैं इसको। रिवर्सिबल प्रोसेस में पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है आउटपुट में, right? तो बताऊंगा सेकेंड लॉ जब करेंगे तब आएगा इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कहानी आइसोकोरिक प्रोसेस का। फिर आइसोबारिक का आप मेरे को बताओगे पूरा कहानी। सेकेंड प्रोसेस इज योर आइसोबारिक प्रोसेस। सर वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा टी ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट, सही बोल रहे हो आप, हमेशा क्यों पॉजिटिव होगा डेल्टा टी? अगर आप हीट सप्लाई करोगे ना बाहर से, अगर आपका क्यू पॉजिटिव होगा, देखो यहाँ पे, अगर आपका क्यू पॉजिटिव होगा तो फिर टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होगा, डेल्टा टी भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उससे हीट रिजेक्ट हो रहा है तो फिर तो टेम्परेचर आपका निगेटिव आएगा ना, राइट। बताओ चैतन्य। हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, इसको आप हमेशा जीरो होगा वर्क डन, हमेशा हीट सप्लाई एनसीवी डेल्टा टी होगा, ठीक है। जो ऑलवेज होगा मैं आपको नोट करते रहूंगा। आइसोबारिक का कहानी आप मेरे को बताओगे, आइसोबारिक प्रोसेस। सबसे पहले तो डेफिनेशन बताओ क्या होना चाहिए इसका। बस प्रेशर कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट। प्रेशर इज कांस्टेंट, जीरो, हाँ क्या बोल रहे हो? डीपी जीरो होगा, इक्वल्स। हाँ, डीपी इक्वल्स टू जीरो, स्मॉल चेंज इन प्रेशर किसी भी इंस्टेंट पे। तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर आप प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकालते हो तो दिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और बाकी जो दो ग्राफ आएंगे दिस विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। बट जो इस टाइप का ग्राफ होगा जिसमें इनिशियल और फाइनल प्रेशर तो कांस्टेंट है बट थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर चेंज हो रहा है, तो ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। फिर सबसे पहले हम देखते हैं वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। जैसे इनिशियल आपका वॉल्यूम था V1 और फाइनल वॉल्यूम था V2, तो आप मेरे को बताओगे अब वर्क डन क्या होगा, बताओ इधर, सब बताएंगे, V2 minus V1. करेक्ट। तो फर्स्ट आपका कंक्लूजन आता है इन आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क डन बाय गैस
in isobaric process is, पहले तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी होता है फ्रॉम V1 टू V2, लेकिन प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ गया और डीवी का इंटीग्रेशन V होता है V2 माइनस V1, ऑलवेज होगा राइट, ये ऑलवेज होगा आपका इन आइसोबारिक प्रोसेस। या तो फिर आप इसको अलग वे में भी लिख सकते हो, कैसे NR T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, ये भी सही है। ये वॉल्यूम के टर्म्स में हो गया, ये टेम्परेचर के टर्म्स में हो गया। आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो चेंज होगा ही, तो इसलिए दोनों के टर्म्स में मैंने वर्क डन निकाल दिया। जो आपको लगे वो करो, लगे मतलब क्वेश्चन का नीड होता है, जैसे आपको वॉल्यूम पता है इनिशियल और फाइनल, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर पता था तो हमने टेम्परेचर यूज किया, राइट। इसके बाद बताओ हीट सप्लाइड कितना होगा इन आइसोबारिक प्रोसेस। बताओ बताओ। NCP डेल्टा टी, सही जा रहे हो। आपको पता है हीट क्या होता है आपका, डेल्टा dq इज इक्वल्स टू NC dt, तो यहाँ पे आपका डेल्टा क्यू आता है NC डेल्टा टी। और फॉर आइसोबारिक प्रोसेस आपका स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक हीट जो है वो प्रेशर जो कांस्टेंट है उसकी रिस्पेक्ट लेंगे इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो योर डेल्टा क्यू विल बी NCP डेल्टा टी। और अगर आपको गामा के टर्म्स में लिखना है तो क्या होगा, CP का वैल्यू गामा के टर्म्स में अभी देखा था हमने, वो होता है गामा R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 डेल्टा टी। सब वही है बाबा, सब वही है। फिर आप बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा। CV डेल्टा टी, राइट। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोबारिक प्रोसेस तो दिस विल बी योर डेल्टा यू, क्या होता है F/2 NR डेल्टा टी, और F/2 R को आप क्या लिखते हो CV, तो NCV डेल्टा टी। तो हमेशा आप क्या करो, आपका जो डेल्टा यू है उसको NCV डेल्टा टी लिखा करो, क्योंकि हमेशा आपको F/2 R इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिस विल बी योर NCV डेल्टा टी। अगर इसको आप R के टर्म्स में लिखते हो तो क्या होगा NR बाय गामा माइनस 1 डेल्टा टी। देखो कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सब अपने आप निकाल सकते हो आप, बस आपको प्रोसेस का मतलब पता होना चाहिए कि आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू NCP डेल्टा टी होगा, और डेल्टा यू तो हमेशा NCV डेल्टा टी तो होता ही है। और वर्क डन क्या होगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो पूरा कहानी आ गया इधर। और प्रेशर कांस्टेंट है तो आप आइडियल गैस इक्वेशन में क्या लिखोगे, V1 by T1 is equals to V2 by T2 is constant. Ratio of volume with respect to temperature is constant, right?
अब ये तो दोनों सिंपल सिंपल प्रोसेस हो गए, काफी सिंपल हो गए। अभी आते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस पे। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। कितने बच्चे बैठे हैं अपने? 30 में से मैं एक हूँ। मैं एक हूँ शायद, एक सेकेंड, नहीं मैं एक ही हूँ। तो 30 में से मैं एक हूँ, मतलब बाकी 29 बच्चे, तो उसमें से एक को भी डाउट नहीं होना चाहिए आइसोबारिक और आइसोकोरिक में एटलीस्ट। ठीक है, फिर आते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस पे। क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस? अब बताओ, जैसे मैंने आपको बाकी दो प्रोसेस का डेफिनेशन बताया था बहुत डिफाइंड वे में, बताओ। dt equals to 0, right? Small change in temperature will be equals to 0। तो वैसे इसको क्या बोला जाता है? अगर आप हीट कर भी रहे हो किसी सिस्टम को, तो भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, करेक्ट? आप इसको ऐसे देखोगे, ड्यूरिंग इन दिस प्रोसेस your temperature is constant, temperature of gas remains constant, right? ड्यूरिंग हीटिंग, जैसे आप बोलते हो कि जब हम हीट करेंगे तब तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, राइट? लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, सारा का सारा वर्क डन हो रहा है, देख रहे हो आप? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपका टेम्परेचर है वो गैस का कांस्टेंट ही रहता है, अगर आप हीट भी कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा टी विल बी 0। होगा कि नहीं होगा? और अभी टेम्परेचर ऑफ गैस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस कांस्टेंट आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद भी, तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा बताओ? जो कि क्या होता है? एन सीवी डेल्टा टी हो जाएगा 0। 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यू तो आप बाहर से दे रहे हो, हीट सप्लाई बाहर से दे रहे हो, आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी होना चाहिए सर, और वो भी 0 होना चाहिए। लेकिन क्यू जो है वो आप हीट बाहर से कर ही रहे हो, राइट? अल्दो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो आपके पास क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आपका डेल्टा यू तो 0 होगा, क्योंकि ये प्योरली टेम्परेचर पे बेस्ड है इंटरनल एनर्जी। लेकिन ये आप बाहर से सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई तो हम कर ही रहे हैं, वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होता है? वर्क डन बाय गैस में। ठीक है, तो सबसे इफिशिएंट प्रोसेस माना जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस को, क्योंकि इसमें वर्क डन मैक्सिमम मिलता है। लेकिन कितना होता है, कैसे होता है, अभी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको तो पहले आप नोट कर लो, इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा 0 होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, ऑलवेज। ये लिख लो, ऑलवेज 0 होगा, ऑलवेज। स्टार कर दो उसको चाहिए तो। बट ओनली इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी, नॉट डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। और जो आपको डाउट आएगा उसका तो मैंने अभी बता दिया एक्सप्लेनेशन, क्यू 0 नहीं होता है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है उसका वर्क डन।
सबसे इम्पोर्टेंट टास्क तो ये हमारे लिए कि भाई वर्क डन क्या होगा। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दिया, सप्लाई तो आपने बाहर से कर ही लिया है, डेल्टा यू जीरो है तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, हीट सप्लाई डायरेक्ट। तो आप हीट सप्लाई नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो बाहर से सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन गैस का जो बिहेवियर है, जैसे पहले उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, अब आपने कांस्टेंट टेम्परेचर में उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज किया, तो प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर इज कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट। तो आप सबसे पहला इक्वेशन क्या लिख सकते हो इसमें, गैस अगर 1 to 2 जा रहा है प्रोसेस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मेरे को तो फॉर्मूला पता है बाबा, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ PdV, और कुछ नहीं पता, फ्रॉम V1 to V2, इतना है अपने को फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे आप प्रेशर को बाहर ले सकते हो क्या, बताओ इंटीग्रेशन के? नहीं, क्यों नहीं ले सकते हैं? प्रेशर चेंज कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है प्रेशर। लेकिन आपको पता है इनिशियल और फाइनल कंडीशन में P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 है, ये एक अच्छी बात है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। और आप इस प्रेशर को लिखोगे, जैसे प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है आपका, nRT, करेक्ट। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। तो यहाँ पे P का वैल्यू आप पुट कर देते हो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन जो है वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ nRT बाय V इंटू डी फ्रॉम V1 to V2। ठीक है, अभी n आपका नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो नहीं रहा है, कांस्टेंट है सिस्टम में, तो R भी कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है उधर, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो पूरा nRT जो है ना इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, और बचता क्या है, ओनली 1/V dV। तो आप बताओ 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना पढ़ा आपने, LNV। ln V, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको आता है nRT ln V, और यहाँ पे आप लिमिट डालोगे लोअर अपर, तो क्या आएगा, nRT ln V2 upon V1। This will be a work done in isothermal process। अभी आपको पता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये तो होगा ही, राइट। इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, nRT लिख सकते हो, यही तो कांस्टेंट है P1 V1 और P2 V2 में, nRT कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आइदर आप यहाँ पे P1 V1 लिख लो या फिर P2 V2 लिख लो, डजंट मैटर। तो मैं अगर इधर P1 V1 लिखता हूँ तो कोई गलत है क्या, नहीं है, V2 बाय V1। और यहाँ से आप देखोगे तो V2 बाय V1 का वैल्यू क्या है, बताओ, P1 बाय P2 है कि नहीं है। तो आप वर्क डन का और एक फॉर्मूला बना सकते हो आपके हिसाब से, जो आपको सही लगे। P1 V1 in terms of volume or pressure, it will be P1 by P2 ln। So this will be a work done during isothermal process। कोई क्या ही है मतलब। और जो आपका वर्क डन आएगा वही हीट होगा, करेक्ट, राइट।
बताओ चैतन्य क्या हुआ, आपका भी इंटरनेट इश्यू आ रहा है अभी, बताओ। अच्छा चलो, ये तो आपको पता है, इजी इजी चीज है, लेकिन अभी एडियाबैटिक आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि वही थोड़ा अलग है। इसका मैं एक बार ग्राफ आपको बता देता हूँ। इस प्रोसेस में आपको पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू आपका 0 है, तो डेल्टा क्यू किससे इक्वल होगा, वर्क डन से, ऑलवेज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये नोट कर लिया ना सबने, बताओ। सिंपल इंटीग्रेशन है सर। डब्लू निगेटिव चाहिए ना, क्यों, हीट गेन हो रहा है, तो सारा का सारा हीट वर्क डन में जा रहा है ना, हीट दे नहीं रहा, हीट ले रहा है, गेन मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है हीट। एक देखो आप थोड़ा सोचो, ये मेरा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, ये आपका हीट सप्लाई हो रहा है, सप्लाई मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर आपका हीट पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। अगर हीट निगेटिव है तो वर्क डन भी निगेटिव होगा, तो आप पता चल जाएगा आपको, करेक्ट। अभी मैं ग्राफ बताता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो आपको पता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हाँ वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वर्क डन निगेटिव होगा, करेक्ट। वही बोल रहा हूँ, उसमें क्या होगा, हीट सप्लाई अगर आपका निगेटिव आया तो वर्क डन भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो एक बार ग्राफ देख लो दोनों लेकिन इतना मैं बता दूं, जिस टाइम आपका हीट पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव ही होगा, हीट निगेटिव है तो वर्क डन भी निगेटिव ही होगा। अगर आप हीट और वर्क डन में रिलेट कर रहे हो तो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा मैं आपको भी बताता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो आपको पता है पी वी ये कांस्टेंट होता है, आप प्रेशर को लोगे वाई एक्सिस में, वी को लोगे एक्स एक्सिस में, वाई एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मैंने आपको ग्राफ बताया था कैसे होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे पी वी ग्राफ। अभी आप जब 1 to 2 जाओगे ऐसे, तब बताओ आपका वर्क डन क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है इधर, इंक्रीज हो रहा है, तो योर वर्क डन विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली अगर आप 2 से 1 आते हो ऐसे, अब वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज है, तो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था जब भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, राइट। तो इस केस में आपका क्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। वॉल्यूम तभी इंक्रीज होगा जब आप बाहर से सप्लाई दोगे दोगे तभी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो आप ऐसा सोचो, मतलब आपका हीट सप्लाई अगर पॉजिटिव है तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको वर्क डन पॉजिटिव आना ही पड़ेगा बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जब आपका हीट रिजेक्ट हो रहा है, मतलब हीट सिस्टम से बाहर जा रहा है, निगेटिव है, तो आपको वॉल्यूम क्या होगा आपका, बताओ गैस का, कम ही होगा हमेशा, क्योंकि वर्क डन वहां पे निगेटिव आना ही चाहिए यूजिंग फर्स्ट लॉ। अगेन अभी थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, आपके पास 3-4 ग्राफ है, ठीक है। आपको दिखाना है कि उसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा है किसका कम।
सपोज प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, एक ग्राफ आपके पास ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है, ठीक है। सब में वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। इसको लेंगे हम 1, 2 और 3। तो यहाँ पे जो ज्यादा दूर होता है फ्रॉम द एक्सिस, उसका टेम्परेचर आपका हमेशा ज्यादा होगा। तो थर्ड वाली प्रोसेस का जो टेम्परेचर है इज ग्रेटर देन सेकेंड वाली प्रोसेस का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फर्स्ट वाली प्रोसेस। दिस विल बी द कंपैरिजन ऑफ टेम्परेचर इन 3 डिफरेंट आइसोथर्मल प्रोसेसेस। इस थ्रू आउट द प्रोसेस थर्ड वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा जो कि T3 है। थ्रू आउट द प्रोसेस सेकेंड वाले में जो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसको मैंने लिखा है T2 और फर्स्ट वाले के लिए T1, ठीक है। बताओ कुछ डाउट हो तो इसमें बताओ, नहीं है, ठीक है। तो हमको वर्क डन पता चल गया, राइट। क्या डाउट है सलोनी? बोलो। नो डाउट, ओके। अभी हमारा लास्ट प्रोसेस बचता है जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। ऐसे ही देखो, एडियाबैटिक के बारे में मैंने आज तक आपको कुछ बताया नहीं। देखो क्या होता है, एडियाबैटिक के नाम में ही सब है। जैसे आपका एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम को मैं क्या कर देता हूं पूरा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है बताओ? हीट और वर्क एनर्जी दोनों जीरो होता है। हीट और वर्क जीरो होता है। नहीं, वर्क क्यों जीरो होगा? वर्क उसके अंदर होते रहेगा ना गैस का। देखो लेकिन सिस्टम जो है, देखो यहाँ पे ये है और इधर पिस्टन है ही, राइट, अंदर गैस है ही, वो अपना अपना वर्क करते रहेगा। आइसोलेटेड मतलब पूरा बंद ना, पूरा एनर्जी एक्सचेंज जीरो हो जाएगा। हाँ, एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज जीरो होता है यहाँ पे। वर्क भी जीरो होता है ना? अच्छा नहीं होता। नहीं, उसके सिस्टम के अंदर कोई पिस्टन डाल रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है कि वर्क जीरो होगा, राइट। आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन मेरे को आप बताओ, जो सिस्टम होता है जिसको आप बोलते हो, वो अगर क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, तो यहाँ पे क्या वर्क नहीं होगा? होगा। होगा, होगा। क्लोज मतलब क्या? जिसमें से, हाँ हाँ बताओ। गैस बाहर नहीं निकल सकता। गैस बाहर नहीं निकल गैस सकता। एक्सचेंज नहीं हो सकता। ये वाला आपका केस है, पिस्टन तो मूव कर ही रहा है, राइट। आइसोलेटेड पूरा सिस्टम एक्सपांड नहीं होगा, देखो। लेकिन मैंने उस सिस्टम के अंदर पिस्टन को रखा है। एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस है, गैस के साथ पिस्टन लगा हुआ, ठीक है। ओके सर। तो बोल रहा हूँ क्लोज सिस्टम में भी वर्क होता है, ऐसी बात नहीं है। मास ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या वर्क नहीं होगा? क्या होगा? यहाँ से गैस बाहर तो नहीं जा रहा है, लेकिन गैस वर्क कर रहा है, पिस्टन को मूव कर रहा है। आप देखोगे इंजन जो है ना, इंजन पिस्टन पे ही काम करता है, राइट। ऐसा होता है आपका। ये जो है वो वर्टिकल में मूव करता है, ये वाला, ये ऊपर नीचे जाएगा, और ये जो है वो ऐसे सर्कुलर में मूव करता है, राइट। ये तो आपको पता है, ऐसे आपका इंजन होता है, करेक्ट। तो इसमें भी जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे हो रहा है। पिस्टन ऊपर नीचे क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो गैस है आपका अंदर, आप क्या करते हो, जो पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करते हो गैस के थ्रू, तो आपका जो डीजल होता है वो उसको इग्नाइट करता है, राइट। पेट्रोल या फिर जो भी डीजल हो, तो उसके रिस्पेक्ट सिस्टम एक्सपांड होता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर एक्सपांड होता है, फिर कंप्रेस होता है।
तो पिस्टन ऊपर नीचे जाते रहेगा, और ये ऊपर नीचे जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो रोटेट करेगा, और ये रोटेट करेगा तो इंजन मतलब वो जो शाफ्ट होता है वो रोटेट करता है। Correct? वैसे तो काम होता है। आपने वो उसकी एड में देखा होगा, इसका एड आता है, बताओ। चलो छोड़ो उसको, बाद में हम डिस्कस करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक बार बताया तो आपकी क्लास है शायद इसके बाद। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब पूरा जो हीट ट्रांसफर है वो क्या होगा, जीरो। ना आपका सप्लाई हो रहा है ना आपका हीट रिजेक्ट हो रहा है, बाहर से आप हीट दे भी नहीं सकते और हीट रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। तो डेल्टा क्यू मतलब हीट एक्सचेंज आपका जीरो है। फिर से आप फर्स्ट लॉ की तरफ आ जाओ। अब मेरे को बताओ, हीट एक्सचेंज जीरो है तो टेम्परेचर भी जीरो होगा क्या उसका, डेल्टा टी, बताओ। हीट एक्सचेंज अगर आप करने रहे हो तो आपका टेम्परेचर चेंज भी जीरो आएगा क्या, ये क्वेश्चन आता है। नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, डेल्टा टी डिपेंड्स, राइट। अब आप फर्स्ट लॉ फिर से यूज करोगे, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम वर्क कर रहा है, ये जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी आप बोलोगे, यहाँ पे ऑलवेज नहीं बोलोगे, ठीक है। तो देखो, अगर आइसोलेटेड सिस्टम आपका वर्क कर रहा है, आपका फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू तो आपका हो गया जीरो। कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन, राइट। तो अगर आपका वर्क डन कुछ तो है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है, तो आपका डेल्टा टी तो आएगा ही आएगा। उस सिस्टम का वर्क डन है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, राइट। अगर वर्क डन जीरो है तो टेम्परेचर चेंज भी जीरो, क्योंकि वर्क डन से आपका इंटरनल एनर्जी आ रहा है, उधर चेंज हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, इस पूरे एडियाबैटिक सिस्टम का मेरे को चाहिए कहानी। कहानी इन द सेंस कि डेल्टा यू कितना होगा और वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ये मेरे को आप बताओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर वो तो आपने दिया है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। नहीं, बट कैलकुलेट नहीं किया ना उसका फॉर्मूला, जैसे आप इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी करके करोगे ना। ओके। और आपको प्रोसेस का क्या कांस्टेंट होता है, वो ये आपको बताया, तो पी वी टू द पावर गामा, ये होता है कांस्टेंट, जिसमें गामा क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, सही है, सीपी अपॉन सीवी। तो इसका मेरे को डेरिवेशन आप नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे, राइट। चलो, आपकी क्लास है इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, और ठीक है। कितने बजे क्लास है वैसे आपका? आधे घंटे में। आधे घंटे में, तो ले क्या थोड़ा देर, 25 मिनट्स में अभी। 1 बजे ना, हाँ बायो है, ठीक है। चलो फिर थोड़ा आपको रेस्ट भी चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बायो कुछ भी। हाँ सर। चलो यहीं पे रोकते हैं, फिर आप नेक्स्ट क्लास में एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन निकाल के आओ, और बाकी हमारा जो चल रहा है वो होमवर्क तो आप कंप्लीट करते रहो। ट्यूटोरियल तीनों भेजे थे मैंने, उसके डाउट्स नहीं पूछ रहे हो आप, ठीक है। चलो, आपको ये लिंक यूज होगा कि मेरे को एंड करना पड़ेगा, बताओ। सेम लिंक यूज होगा क्या? यही वाला है, मत करो। अच्छा अच्छा, ये तो शायद चले गए, ठीक है, एंड कर देता हूँ, बाद में ऐड कर कर दो लेंगे। सर, अभी बाद में देख लेंगे। हम्म, चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय सर। बाय बाय।